नमस्कार दोस्तों, मैंने एक नया चैनल शुरू किया है जिसमें आप क्लास 10th के कक्षा 10वीं के गणित के सारे सवालों को मैं हल करूँगा। सरकारी जो बुक है, गवर्नमेंट बुक जो है हिंदी मीडियम की क्लास 10th की, उसे मैं सॉल्व करूँगा और सारा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें कंसेप्ट जो है मैं सब सिखाऊँगा आप लोग को। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो पार्ट है, पहला जो चैप्टर है वो है बहुपद। बहुपद को अगर इंग्लिश में बोलें तो इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हिंदी तो मैं पढ़ाऊँगा, हिंदी भाषा में ही पढ़ाऊँगा और हिंदी में ही पढ़ाऊँगा। साथ में जो भी अंग्रेजी के शब्द हैं, जैसे बहुपद को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, चर को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, पूर्णांक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ये भी मैं साथ में बताऊँगा आप लोगों को। तो जो ये चैप्टर है बहुपद पॉलिनोमियल, इसको शुरू करने से पहले कुछ ज़रूरी संख्याओं के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि जब तक इन संख्याओं के बारे में आप अच्छी तरह से नहीं समझोगे, ये बहुपद आपको समझ में नहीं आएगा। इन सारी संख्याओं के बारे में आपने पिछली कक्षा में पढ़ रखा है। मैं फिर से एक बार इसे रिवीजन करा देता हूँ ताकि आप लोग को पूरा अच्छी तरह से याद हो जाए, समझ में आ जाए कि ये संख्याएं क्या होती है। चलिए, तो सबसे पहला है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं इसे होल नंबर। क्या होता है पूर्ण संख्या? ये शुरू होता है शून्य से, ज़ीरो से, और उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से ये आगे पूरा आगे अनगिनत तक ये जाता है। इसके बाद दूसरा है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरल नंबर। ये शुरू होता है 1 से, 1, 2, 3, 4, 5 और फिर ये आगे अनगिनत तक चला जाता है। प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में सिर्फ एक शून्य का अंतर है। शून्य ही ऐसा एक पूर्ण संख्या है जो कि प्राकृतिक नहीं है। बाकी 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये प्राकृतिक भी हैं और पूर्ण संख्या भी हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद तीसरे तरह का संख्या जिसे बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या अंग्रेजी में इसे कहते हैं रैशनल नंबर। ये जो परिमेय संख्या है ये P/Q के फॉर्म में होता है। जैसे उदाहरण में देखूं मैं, 1/2 एक परिमेय संख्या है, 3/5 एक परिमेय संख्या है, ऋण 4/7 एक परिमेय संख्या है, ऋण 8/9 एक परिमेय संख्या है। इस तरह से हम लाखों, करोड़ों, अरबों परिमेय संख्या लिख सकते हैं। बहुत सारे परिमेय संख्या आगे अनगिनत होती हैं। अब उसके बाद है भिन्न। भिन्न इसे अंग्रेजी में कहते हैं फ्रैक्शन। बहुत कम बच्चों को पता होता है कि भिन्न और परिमेय संख्या में अंतर क्या है। अगर मैं बोलूं भिन्न, तो 1/2 एक भिन्न है, 3/4 भी एक भिन्न है, 5/6 एक भिन्न है। तो भिन्न और परिमेय संख्या में अंतर जो है वो ये है कि ये भी जो है P/Q में ही होता है। ये भी जो है P/Q के फॉर्म में ही होता है और परिमेय संख्या भी P/Q के फॉर्म में होता है।
लेकिन परिमेय संख्या में जो ये p और q है वो पूर्णांक होते हैं, लेकिन भिन्न में जो ये p और q है वो पूर्ण संख्या या फिर प्राकृतिक संख्या ही होते हैं। अगर मैं यहाँ पे ऋण लगा दूँ तो ये ऋण 1/2 अब ये भिन्न नहीं रह जाएगा। ऋण 1/2 जो है वो कहलाएगा एक परिमेय संख्या। ठीक है, तो परिमेय संख्या और भिन्न में सिर्फ यही अंतर होता है कि यहाँ पर p/q जो है वो ऋण वाले होते हैं, धन वाले भी हो सकते हैं। p जो है वो पूर्णांक होगा। पूर्णांक क्या होगा हम आगे देखते हैं पूर्णांक क्या होता है। तो सारे भिन्न जो है वो एक परिमेय संख्या होते हैं, लेकिन सारे परिमेय संख्या जरूरी नहीं कि वो एक भिन्न हो। ठीक है, अब देखते हैं पूर्णांक। पूर्णांक को अंग्रेजी में कहते हैं इंटीजर्स। जैसे कि ऋण 1, ऋण 4, 3, 4, 6, ऋण 10, ये सारी संख्याएं जो है पूर्णांक कहलाता है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि 3, 4 और 6 ये तो प्राकृतिक संख्या है। बिल्कुल सही पकड़ा आप लोगों ने। 3, 4, 6 जो है वो प्राकृतिक संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है, और इसे पूर्णांक भी कह सकते हैं। लेकिन जब बात करें ऋण 10 की, तो ऋण 10 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है और ना ही ऋण 10 जो है एक पूर्ण संख्या है। तो ऋण 10 है क्या? ऋण 10 जो है एक पूर्णांक है। पूर्णांक भी दो तरह के होते हैं, एक होता है धनात्मक पूर्णांक और दूसरा होता है ऋणात्मक पूर्णांक। अब बात करते हैं धनात्मक पूर्णांक क्या होता है। धनात्मक पूर्णांक को हम इंग्लिश में कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और आगे। अब ये 1, 2, 3, 4, 5 ये तो हम लोगों ने पहले भी देखा है, ये तो प्राकृतिक संख्या है। बिल्कुल सही। सारे के सारे प्राकृतिक संख्या जो है वो धनात्मक पूर्णांक भी होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं दूसरी तरह का पूर्णांक, वो होता है ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक को इंग्लिश में कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं इसे नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये क्या होते हैं? ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4 और आगे। तो ऋणात्मक पूर्णांक और कुछ नहीं, जितने भी प्राकृतिक संख्याएं हैं उन प्राकृतिक संख्याओं के सामने अगर मैं एक ऋण का चिन्ह लगा दूं तो सारे के सारे प्राकृतिक संख्याएं जो है वो बन जाएंगे ऋणात्मक पूर्णांक। अब जैसा कि मैंने बताया था परिमेय संख्या के बारे में, परिमेय संख्या में जो ये p/q है, यहाँ पर p जो है वो एक पूर्णांक होना चाहिए और q भी एक पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर q का मान 0 होता है तब वो परिमेय संख्या नहीं होगा। इसी तरह जब बात करें भिन्न की, तो भिन्न भी जो है वो p/q के फॉर्म में ही होता है, लेकिन यहाँ पर p और q जो है वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 भी एक पूर्ण संख्या है। तो p के जगह पे अगर 0 आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो 0/1 भिन्न है, लेकिन 4/0 जो है वो भिन्न नहीं है, ना ही वो एक पूर्णांक है।
तो q का मान शून्य नहीं होना चाहिए, चाहे वो परिमेय संख्या हो चाहे वो भिन्न हो। तो भिन्न और परिमेय संख्या में यही अंतर होता है। तो ये सारी चीज़ें संख्याओं के बारे में समझने के बाद अब आगे देखते हैं चर और अचर क्या होते हैं। चर और अचर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर ये आप नहीं समझेंगे तो बहुपद को हल नहीं कर पाएंगे, बहुपद भी नहीं समझ पाएंगे। तो जान लेते हैं कि चर क्या होता है। चर को अंग्रेजी में बोलते हैं वेरिएबल। चर क्या होते हैं, उदाहरण देता हूं मैं। x, y, z, a, b, c। तो सारे जितने भी अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट्स हैं, अंग्रेजी की जो जितनी भी अक्षर हैं a, b, c, d, x, y, z, ये सारे चर कहलाते हैं, जिसका उपयोग हम बहुपद में करेंगे। उसके बाद अब जान लेते हैं अचर क्या होता है। अचर का इंग्लिश में अर्थ होता है, इसे इंग्लिश में कहते हैं कांस्टेंट। ये क्या होता है, 2, 4, 5/6, 7, 10, 100, ये सारी संख्याएं जिसका मान निर्धारित होता है, नहीं बदलता, इसे हम अचर कहते हैं। x, y, z, a, b, c, ये सब का जो मान है वो स्थायी नहीं होता है। इसका मान क्या होगा वो हल करने के बाद या बाद में पता चलता है हमें। तो ऐसे अल्फ़ाबेट्स को हम चर कहते हैं, अंग्रेजी के जो अल्फ़ाबेट्स हैं, अक्षर जो हैं। और अचर आप देख सकते हैं 2, 4, 5/6, 7, 10, 100, इस तरह से जितने भी संख्याएं होती है, चाहे वो प्राकृतिक हो, पूर्ण हो, परिमेय हो, ये सारी जो है अचर में गिनी जाती है। अब बात करते हैं व्यंजक की। जान लेते हैं व्यंजक क्या होता है। व्यंजक को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सप्रेशन। ये क्या होता है, जैसे मैं लिखता हूं 3y², x², 3z, 4z, या 3, या लिखता हूं वर्गमूल 2y²। तो जितना भी मैंने यहाँ पे व्यंजक लिखा है, इसमें खास बात क्या है, सभी व्यंजक में 2 चीज़ें हैं। एक है चर संख्या और है अचर। चर अचर से मिलके बनता है एक व्यंजक। तो ज़रूरी नहीं है कि व्यंजक में जो है चर हो या अचर ना हो। जैसे यहाँ देख सकते हैं 3 एक अचर संख्या है, 3 के साथ में कोई भी चर नहीं लगा हुआ है, लेकिन फिर भी जो है 3 एक व्यंजक कहलाता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर 3y², यानी कि 3y²। यहाँ पर तो 3 है, वो क्या है, वो है अचर। y² क्या है, एक चर संख्या। यहाँ पे देखिए x², यहाँ पर जो है अचर नहीं है। अगर अचर नहीं है तो यहाँ पे मान लेते हैं कि अचर 1 है। ठीक है। इसकी बात करें इस व्यंजक की, 3z, 4z, 4z। अब यहाँ पर जो ये वर्गमूल 2 है, ये कहलाता है y² का गुणक। ठीक है, y² का गुणक क्या है, वर्गमूल 2। इसकी बात कर लें 4z, यहां पर जो 4 है वो है z का गुणक। ठीक है, ये जो 3z है, ये 3 जो है वो z का गुणक है। अब बात करें यहां पर x², तो x² का गुणक क्या है, 1। अगर इधर बात करें 3y², 3y², यहाँ पे y² का गुणक क्या है, 3। तो 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 3 है, 4 है।
इस तरह से ये सब गुणक कहलाते हैं। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि जो वर्गमूल 2 है, वर्गमूल 2 y घात 2 का गुणक है। गुणक को इंग्लिश में या अंग्रेजी में बोलते हैं कोफिशिएंट। ठीक है, अब बात करते हैं बहुपद की। तो सारी संख्याएं हम लोगों ने जान लिया है किस किस तरह की संख्याएं होती हैं और व्यंजक क्या होता है ये भी समझ लिया है। अब बात करते हैं बहुपद। तो ये सारे जितने भी मैंने व्यंजक लिखे हैं इसे फिर से मैं लिख लेता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कि बहुपद क्या होता है। तो अगर मैं एक व्यंजक लिखूँ 3y² यानी कि 3y घात 2 x घात 2 या वर्गमूल 2y घात 2, ये तीनों जो व्यंजक है इसमें एक खास बात है। खास बात क्या है? इसमें जो चर संख्या है, ये जो चर संख्या आप लोग को दिख रहा है, इस चर संख्या की घात में क्या है? एक पूर्ण संख्या। अगर यहाँ बात कर लें x घात 2, तो x घात 2 क्या है? एक पूर्ण संख्या। तीसरा व्यंजक में जो चर है y घात 2, यहाँ पे घात में क्या है? एक पूर्ण संख्या। तो ऐसा व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या होती है, ऐसे व्यंजक को हम कहते हैं एक बहुपद। ठीक है, तो ये हो गया है परिभाषा बहुपद का। ऐसे व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या होती है, इस प्रकार के व्यंजकों को हम बहुपद कहते हैं। अगर मैं एक व्यंजक लिखूं, जैसे मैं लिखता हूं 5y घात 1/3, 5y घात 1/3। तो ये 1/3 जो मैंने लिखा है, क्या ये पूर्ण संख्या है? नहीं, ये क्या है? ये एक भिन्न है या फिर एक परिमेय संख्या है। तो जिस किसी चर की घात में अगर एक परिमेय संख्या हो अथवा भिन्न हो, तो ऐसे व्यंजकों को हम बहुपद नहीं कह सकते। तो 5y घात 1/3 ये एक बहुपद नहीं है। ये बहुपद नहीं है। बहुपद होने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि चर की घात में जो भी संख्या हो वो एक पूर्ण संख्या हो अथवा प्राकृतिक संख्या हो, लेकिन परिमेय संख्या या फिर भिन्न ना हो। अगर घात में परिमेय संख्या और भिन्न संख्या है तो वो बहुपद नहीं कहलाता। अब बहुपदों को आपस में कैसे जोड़ा जाता है, इनको आपस में कैसे घटाया जाता है, इनको आपस में कैसे गुणा किया जाता है, ये सारी चीज़ें जो है हम लोगों ने कक्षा 9वीं में पढ़ा है। फिर से इसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि बहुपदों को आपस में कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं। क्योंकि इस पाठ में हम लोग यहाँ पर गुणा करना, जोड़ना, घटाना के साथ साथ भाग कैसे करते हैं ये भी सीखने वाला है। तो बहुपदों को आपस में कैसे भाग किया जाता है, दो बहुपद का भाग कैसे किया जाता है, वो भी हम इस पाठ में सीखेंगे। तो भाग करने से पहले ये जान लेते हैं कि इनको जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं और गुणा कैसे कर लेते हैं। तो पहला उदाहरण जो है आपकी पुस्तक में दिया हुआ है, x धन 3 व x धन 4 को जोड़िए। तो यहां मैं x धन 3 को कोष्टक के अंदर ले लेता हूं और फिर लगाता हूं एक धन का चिन्ह। x धन 4 को ले लेता हूं कोष्टक के अंदर। कोष्टक के अंदर मैंने इसलिए लिया हुआ है
कई बार हमें दो बहुपदों को आपस में घटाना पड़ता है। तो घटाने की जब बात आती है तो बीच में लगता है एक ऋण का चिन्ह, वो हम देखेंगे अगले उदाहरण में। तो इसलिए आप लोग ये ध्यान रखिए कि जो भी बहुपदों को हमें आपस में जोड़ना है या घटाना है तो उन्हें कोष्टक के अंदर में रखिए, बाद में हम उस कोष्टक को खोल देंगे। चलिए, तो बराबर का चिन्ह लगा लेते हैं। x धन 3, इसका कोष्टक खोल देते हैं। x धन 3 को जब मैंने कोष्टक खोला तो x का जो चिन्ह है वो भी नहीं बदला और 3 का चिन्ह भी नहीं बदला। क्यों नहीं बदला? क्योंकि x धन 3 कोष्टक के अंदर है और कोष्टक के बाहर में यहाँ पर भी एक धन का चिन्ह है। इस धन के चिन्ह को लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए x का जो चिन्ह है नहीं बदला और 3 का चिन्ह भी नहीं बदला। अब जो दूसरा जो बहुपद है x धन 4, इसके बाहर में क्या है? एक धन का चिन्ह। तो धन का चिन्ह, तो ये धन का चिन्ह को हम x से गुणा करेंगे और फिर 4 से भी गुणा करेंगे। अंदर में जो बहुपद है x धन 4, उस x का चिन्ह क्या होगा? धन का। जिसका चिन्ह नहीं होता उसका चिन्ह हम धन मान लेते हैं। तो x का चिन्ह धन है, बाहर भी एक धन है, धन 1 मानेंगे इसे। तो धन 1 का जब गुणा करेंगे x के साथ, धन 1 का जब गुणा करेंगे हम गुणा करेंगे धन x के साथ, तो मुझे मिलेगा धन x। इसी प्रकार धन 1 का जब मैं गुणा करूंगा धन 4 से, धन 1 का गुणा किया मैंने धन 4 से, तो कितना आएगा मुझे? धन 4। तो सीधी बात यह है कि अगर कोष्टक के बाहर में धन का चिन्ह है तो जो बहुपद अंदर में है, कोष्टक के अंदर में, उन दो उसमें चिन्ह का जो है चिन्ह का बदलाव नहीं होगा। तो यहाँ पर x और 4 दोनों का चिन्ह वैसा का वैसा ही है, x का चिन्ह धन और 4 का चिन्ह भी धन, क्योंकि x धन 4 के बाहर में एक धन का चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए चिन्ह नहीं बदलेगा। ये बहुत एकदम साधारण बातें मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। चलिए आगे देखते हैं। अब जो ये x और ये x है, दोनों समरूप है, एक जैसे हैं, एक जैसे व्यंजक हैं, समरूप व्यंजक बोल सकते हैं। तो इन समरूप व्यंजक को हम धन कर आपस में जोड़ लेते हैं। तो x धन x, तो इसका चिन्ह भी x, इसका चिन्ह तो ये हो जाएगा 2x। 3 और 4, 3 धन 4 हो जाएगा 7। यहाँ पर 3 का चिन्ह भी धन है, 4 का चिन्ह भी धन है, तो धन 3 धन 4, धन और धन धन ही करेंगे, जोड़ देंगे, तो 3 धन 4 हो जाएगा 7 और 7 का चिन्ह लगेगा धन। तो ये हो गया 2x + 7, 2x धन 7। अब अगला उदाहरण देखते हैं जहाँ पे हमें करना है घटाना है। तो दो बहुपद ले लेते हैं। बहुपद 2x घात 2 धन 3x धन 5 में x घात 2 धन x ऋण 2 को घटाइए। जो तेज़ बच्चे हैं वो इस चैनल के वीडियो को आप लोग फॉरवर्ड कर करके देख सकते हैं। अगर आप लोग को बहुत ही ये साधारण लग रहा हो जो चीज़ें बता रहा हूँ मैं आप लोगों से। तो बहुपद 2x घात 2 धन 3x धन 5 में x घात 2 धन x ऋण 2 को घटाइए। इसका अर्थ क्या हुआ? 2x घात 2 धन 3x धन 5 में x घात 2 धन x ऋण 2 को घटाना है, को घटाना अर्थात ऋण का चिन्ह लगाना पड़ेगा। तो जो पहला बहुपद दिया है हमें 2x घात 2 धन 3x धन 5, इसे मैं लेता हूँ कोष्टक के अंदर। 2x घात 2 धन 3x धन 5, ये हो गया कोष्टक के अंदर में। अब लगा देंगे एक ऋण का चिन्ह। उसके बाद जो दूसरा बहुपद है हमारा क्या है? x घात 2 धन x ऋण 2। दोनों बहुपद के बीच में मैंने एक ऋण का चिन्ह लगा दिया। यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात यह है कि बहुपद 2x घात 2 धन 3x + 5 में
दूसरे बहुपद को घटाना, यानी कि जो पहले बहुपद लिखा हुआ है उसे आप पहले लिखेंगे और उसके बाद में दूसरे बहुपद को बाद में लिखेंगे और बीच में ऋण का चिन्ह लगा देंगे। अब जब ये ऋण का चिन्ह, चलिए पहले कोष्टक को खोल लेते हैं। पहला बहुपद जो है इसे हम अगर इसमें कोष्टक को खोलेंगे तो चिन्ह जो है किसी भी पद का चिन्ह नहीं बदलेगा, ठीक है। वैसे ये 3 पद वाला बहुपद है जिसमें 3 पद है। पहला पद हमारा है 2x घात 2, दूसरा पद है 3x और तीसरा पद है 5। तो 3 पद वाले बहुपद को त्रिनाम बोलते हैं। 2 पद वाले बहुपद को बोलते हैं द्विपद। 1 पद वाले बहुपद को बोलते हैं एक पद बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर जो दूसरा बहुपद है x घात 2 धन x ऋण 2, यहाँ इसके बाहर कोष्टक के बाहर क्या लगा हुआ है? ऋण है, मतलब मान लेता हूँ कि ये ऋण 1 है। 1 सामान्यतः हम लोग नहीं लिखते हैं, तो अगर मैं इस ऋण 1 को गुणा करूँ x घात 2 से तो ऋण 1 गुणा x घात 2 क्या हो जाएगा? ये ऋण 1 गुणा x घात 2 ये हो जाएगा ऋण x घात 2, यानी कि x घात 2 का चिन्ह बदल जाएगा। उसके बाद अगर मैं ऋण 1 का गुणा करूं x के साथ में तो ऋण 1 गुणा x, तो ये क्या हो जाएगा? ऋण x। इसी प्रकार जब ऋण 1 का गुणा करूंगा मैं ऋण 2 से तो ऋण 1 गुणा ऋण 2। यहाँ पर देखना आप लोग, ऋण गुणा ऋण क्या हो जाता है? धन, तो ये लग जाएगा धन का चिन्ह, और 1 गुणा 2 हो जाएगा 2, यानी कि ऋण 1 गुणा ऋण 2 बराबर धन 2। समझ में आ गया आप लोग को? तो यहां पर आप लोग देखना, जो अंदर में जो बहुपद था x घात 2 x और ऋण 2, इन तीनों पदों का चिन्ह में बदलाव हो गया है। x घात 2 जिसकी चिन्ह धन था वो हो गया ऋण, x का घात यहाँ पे धन था, कोष्टक खुलने के बाद हो गया ऋण x। ऋण 2 कोष्टक के अंदर में था, जैसे कोष्टक खुला हो गया बाहर में धन 2। यानी कि अगर कोष्टक के बाहर में अगर ऋण 1 है और ऋण 1 का जब हम तीनों पदों से गुणा करेंगे तो तीनों पदों का चिन्ह जो है बदल जाएगा। लेकिन जो पहला बहुपद है 2x घात 2 धन 3x धन 5, यहाँ पर कोष्टक को खोलने के बाद किसी का भी चिन्ह में कोई भी बदलाव नहीं आया है। चलिए अब आगे बनाते हैं। यहाँ पर जो समरूप व्यंजक है, समरूप मतलब एक जैसे वाले, तो ये देखिए 2x घात 2 2x घात 2 और ऋण x घात 2, ये दोनों समरूप व्यंजक है। इन दोनों समरूप व्यंजकों को हम हल करेंगे। तो यहाँ पर 2x घात 2 है जिसका चिन्ह है धन और ऋण, इसका 2x घात 2 का चिन्ह धन है, x घात 2 का चिन्ह ऋण है, धन और ऋण क्या हो जाएगा? ऋण। तो इन दोनों का जब ऋण करेंगे 2x घात 2 ऋण x घात 2 ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x घात 2, 1 आ जाएगा। अब चिन्ह क्या लगेगा? चिन्ह लगेगा बड़े का, बड़ा क्या है? 2, x घात 2 ये बड़ा है, इसका चिन्ह है धन, यानी कि धन ऋण कर दिया हम लोगों ने ऋण। चिन्ह लगेगा बड़े का, बड़ा क्या है? 2x घात 2, तो यहाँ पे आ जाएगा x घात 2। एक को लगाने की ज़रूरत नहीं है और धन को भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो पहला पद होता है उसके सामने अगर धन का चिन्ह है तो उसे आप नहीं लगाएंगे, अगर ऋण का चिन्ह है तो लगाना ज़रूरी हो जाता है। तो x घात 2 का चिन्ह धन है, हम लोगों ने धन का इस्तेमाल नहीं करना है, धन का चिन्ह नहीं लगाएंगे। चलिए, तो दोनों समरूप व्यंजकों को हम लोगों ने हल कर लिया। अब दूसरा समरूप व्यंजक क्या है? 3x और ऋण x। 3x का चिन्ह है धन और ऋण x, तो धन और ऋण क्या हो जाएगा? ऋण। 3 और 6, x के साथ में कुछ नहीं है मतलब होगा 1, 3 में से 1 घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 2x। अब इस 2x का चिन्ह क्या होगा? धन का। क्यों धन लगेगा? क्योंकि 3x जो है बड़ा है, 3x बड़ा है, 3x का चिन्ह धन है, इसलिए हम लोगों ने 2x लगाया। तो यहाँ लिखूंगा धन 2x। इसी प्रकार अब तीसरा तो कोई और तो है नहीं, चर वाला कोई व्यंजक है ही नहीं। 5 है और 2 है, तो इन दोनों को ले लेते हैं। 5 का चिन्ह है धन और 2 का चिन्ह है धन 2, तो धन 5 धन 2, तो 5 और 2 को क्या करना है? जोड़ना है, तो जोड़ लेंगे 7 हो जाएगा। 7 का चिन्ह क्या लगेगा? धन का, तो ये हो गया धन 7। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है।
तो इसका हल कितना आया हमारा, x घात 2 धन 2x धन 7। अब तीसरा उदाहरण देख लेते हैं जहां पे हमको करना है गुणा। x धन 5 में x ऋण 7 का गुणा कीजिए। हल। अब यहां पर करना है गुणा। चलिए कर लेते हैं गुणा। x धन 5 ये एक द्विपद वाला बहुपद है। x ऋण 7 ये भी एक द्विपद बहुपद है। ठीक है, बहुपद भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं। जिस तरह से मैं बोलूँगा, अगर आप बनाइए एक चतुर्भुज बनाइए। ठीक है, आपके सर ने बोला आपको स्कूल में कि भाई चतुर्भुज बनाइए, तो आप पूछोगे चतुर्भुज क्या बनाएं, आयत बनाएं कि वर्ग बनाएं, क्योंकि चतुर्भुज तो बहुत प्रकार के होते हैं। उसी प्रकार बहुपद के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो ये x धन 5 एक द्विपद बहुपद है, x ऋण 7 एक द्विपद बहुपद है। द्विपद मतलब दो पद वाले बहुपद। एक पद वाले बहुपद भी होते हैं, तीन पद वाले बहुपद भी होते हैं, चार पद वाले बहुपद भी होते हैं। चलिए अब इसे गुणा कैसे करें। तो ये गुणा करना भी आप लोगों ने कक्षा 9वीं में पढ़ा है, फिर भी मैं यहाँ बता देता हूँ, आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो पहला बहुपद हमारा है x धन 5, इस x धन 5 में से हमको लेना है x को पहले ले लेंगे। ये ले लिया हम लोगों ने x। उसको लेने के बाद जो दूसरा बहुपद है उसे कोष्टक के साथ ऐसा ही ले लेना है। उसके बाद जो पहला बहुपद में x हम लोगों ने ले लिया, x लेने के बाद जो बच गया, क्या बच गया, ये धन 5 जो बच चुका है इसे हम ऐसे ही ले लेंगे, धन 5। चिन्ह के साथ में लेना है। 5 का चिन्ह अगर धन है तो धन लेना है, ऋण है तो ऋण लेना है। धन 5 हम लोगों ने ले लिया। उसके बाद फिर से x ऋण 7 को लिख लेंगे। इस तरह से द्विपद वाले बहुपद को हम लोग गुणा करते हैं। चलिए आगे क्या करना है, इस x को इस x से गुणा करेंगे तो x गुणा x क्या हो जाता है, x गुणा x हो जाता है x घात 2। ध्यान में रखेंगे x धन x जो होता है वो होता है 2x, लेकिन x गुणा x जो होता है x घात 2। दोनों में ध्यान रखने वाली चीज़ है, दोनों ही ध्यान रखेंगे इस चीज़ में। चलो x को x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x घात 2। इसको मिटा लेते हैं। फिर इस x को गुणा करेंगे ऋण 7 से। जब x को गुणा करेंगे ऋण 7 से तो x गुणा ऋण 7 ये हो जाता है ऋण 7x, ऋण 7x। ठीक है, अब इस धन 5 को गुणा करेंगे x के साथ में, तो धन 5 गुणा धन x। कोष्टक का मतलब गुणा होता है। कोष्टक के बाहर जो भी संख्या है उसे हमें कोष्टक के अंदर वाले संख्या से, अंदर वाले पद से गुणा करना है। तो धन 5 को गुणा करना है धन x से, तो क्या आ जाएगा, धन 5x। फिर जब धन 5 को गुणा करेंगे ऋण 7 से तो क्या हो जाएगा, धन 5 गुणा ऋण 7। तो 5 गुणा 7 हो जाता है 35, और ये धन का चिन्ह है। धन गुणा ऋण, धन गुणा ऋण होता है ऋण, यानी कि 5 गुणा धन 5 गुणा ऋण 7 बराबर ऋण 35। तो ये हो गया ऋण 35। ठीक है, अब यहाँ पर x घात 2 इसका समरूप व्यंजक तो है ही नहीं, तो कुछ नहीं करेंगे, इसे ऐसे ही लिख लेते हैं x घात 2। अब बात करें इन दोनों की, ऋण 7x धन 5x, तो ये दोनों क्या है, समरूप व्यंजक है। तो इन दोनों को हल कर लेते हैं। 7x का चिन्ह ऋण है, 5x का चिन्ह धन है, तो ऋण और धन, ऋण धन हो जाता है धन, यानी घटाना है। 7 और 5 को घटाएंगे तो बनेगा हमारा 2x,
चिन्ह क्या लगेगा? चिन्ह लगेगा बड़े का। बड़ा क्या है? 7x। 7x का चिन्ह ऋण है तो लग गया ऋण। ठीक है, अब बचा ऋण 35। ऋण 35 के अलावा और तो कोई है ही नहीं हमारा अचर संख्या, तो ऋण 35 को ऐसे ही लिख लेंगे। तो ये तीसरा उदाहरण भी हमारा हो गया। चलिए नमस्कार दोस्तों, नमस्कार बोल रहा हूँ मैं आप लोग से। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।